नमस्कार मित्रों, क्या हाल चाल सबकी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग अपना बढ़िया बढ़िया काम कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज तारीख है 9 जनवरी 2025। पौष माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। तो दोस्तों, आज के देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं विस्तार से। और खबरों को जानने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। दोस्तों, आज के दिन 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जानते हैं फटाफट देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी 9 जनवरी यानी आज के दिन 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर त्रिनिदाद और टोबैको की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगलू वर्चुअल माध्यम से सम्मेलन को संबोधित करेंगी। पीएम मोदी एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह सम्मेलन 8 जनवरी से 10 जनवरी तक उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। यह द्विवार्षिक कार्यक्रम, जो कि प्रवासी भारतीय समुदाय को भारत के साथ जोड़ने और उनके योगदान को सम्मानित करने को लेकर एक अहम मंच है। इस बार इसका खास महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस सम्मेलन में दुनिया भर के करीब 5000 प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही राजधानी दिल्ली में अब सियासी पारा तेजी से चढ़ने लगा है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। दिल्ली में इस बार चुनाव 5 फरवरी को होगा, जबकि चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। चुनाव से ठीक पहले अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी ने आम आदमी पार्टी के समर्थन का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव के समर्थन के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अखिलेश यादव का आभार भी जताया है और कहा है कि बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, आपका हमें सपोर्ट और साथ रहता है। इसके लिए मैं और दिल्ली की जनता आपकी बहुत आभारी है। भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी के द्वारा प्रियंका गांधी पर दिए गए बयान में कालकाजी की सड़कों पर प्रियंका गांधी के गालों की तरह बनवाने का विवादित बयान दिया। इस बार कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए इसे बेहुदा बयान करार दिया है। उन्होंने कहा है कि फिजूल बातों की चर्चा नहीं करते। कांग्रेस में रमेश बिधूड़ी के इस बयान से काफी नाराजगी जताई है। गणतंत्र दिवस के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने 23 जनवरी से 26 जनवरी तक दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग सेवा को बंद रखने का निर्णय लिया है। इस दौरान ना तो पार्सल की बुकिंग होगी और ना ही किसी अन्य स्टेशन से भेजा जाएगा। सामान यहाँ उतारा जाएगा। यात्री अपने साथ सामान लेकर यात्रा कर सकते हैं। मिग 21 की जगह लेने वाले तेजस लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में देरी से वायुसेना प्रमुख भी चिंतित हैं। उन्होंने कई अन्य विकल्पों और निजी भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने समय सीमा पर खासा फोकस किया और कहा कि देरी के बाद तकनीकी का कोई उपयोग नहीं होता है। दूसरी तरफ चीन बेहद तेजी से अपनी सेना को आधुनिक बनाने में जुटा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दे दी है कि अगर उन्होंने बंधकों को रिहा नहीं किया तो वह मिडिल ईस्ट में कहर बरपा देंगे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वह उनके शपथ ग्रहण से पहले सभी बंधकों को रिहा कर दें। दरअसल हमास ने 100 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था, जिसमें कुछ अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। आपको बता दें कि ट्रंप आने वाले 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं। सोशल मीडिया पर अकाउंट बनवाने के लिए कोई बंदिशें नहीं हैं, जिसकी वजह से किसी भी उम्र का बच्चा अकाउंट क्रिएट कर सकता है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियमों में साफ तौर कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे आसानी से अकाउंट नहीं बना पाएंगे, बल्कि इसके लिए उन्हें कई शर्तों को पूरा करना होगा, जिसके लिए उनके माता पिता को उनसे परमिशन लेनी जरूरी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी टेक्नोलॉजी के एडवांस होने से जॉब मार्केट में काफ़ी तेज़ी से बदलाव लाने वाला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का कहना है कि आने वाले वर्षों में क्लर्क और कैशियर जैसी नौकरियां तेज़ी से कम होंगी। वहीं कृषि मजदूरों और ड्राइवरों की मांग तेज़ी से बढ़ेगी। असम के दीमा हसाओ जिले में उमरंगोसो में 300 फीट गहरी कोयला खदान में 9 मजदूर पिछले 48 घंटों से फंसे थे। वहीं अब ताज़ा जानकारी के अनुसार उमरंगोसो क्षेत्र के 3 किलो स्थित कोयला खदान से 100 बरामद किया गया है। खोज एवं बचाव अभियान अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश में आज मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं पर शीत दिवस और अति घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई जा रही है। 11 जनवरी तक मौसम का मिजाज यूं ही बना रहेगा। इस दौरान रात के पारे में 1 से 2 डिग्री की गिरावट भी दर्ज की जाएगी।
आज अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। कड़ाके की ठंड के चलते यूपी में इंटर तक के सभी बोर्ड स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। नए समय के तहत अब सुबह 9:30 के बजाय स्कूल 10 बजे खुलेंगे और छुट्टी 3:30 बजे के बजाय 3 बजे की जाएगी। 9 जनवरी को लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा और मेरठ में ज्यादा ठंड रहेगी और कोहरा छाया रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि याचिका में रखी गई सभी मांगे पर विचार के लिए पटना हाईकोर्ट सक्षम है। बेंच ने कहा है कि इन मांगों के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की कोई जरूरत नहीं थी, उन्हें हाईकोर्ट में अपनी बात रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट नाम की संस्था की ओर से दायर की गई थी, जिसमें बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग भी की गई थी। आपको बता दें कि साथ ही परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में सीबीआई से करवाने की मांग की गई थी। देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने वाले प्रावधानों पर 2 विधेयकों पर विचार करने के लिए सहमति संसद की संयुक्त समिति की बुधवार को पहली बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली इस समिति की पहली बैठक में विधि मंत्रालय के अधिकारियों ने इसके सदस्यों को दोनों प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों से अवगत कराया गया। बैठक में चौधरी के अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज और समिति के कई दूसरे सदस्य भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक आपको बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन की इस पहली मीटिंग में सभी सदस्यों ने कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने पर सहमति जताई है। अगले सत्र में इसका प्रस्ताव भी दिया जाएगा। समिति को बजट सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक रिपोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया है। इन विधेयकों को पिछले 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया था। विधानसभा चुनाव बिहार की तैयारियों के बीच सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों पर आगे बढ़ रही हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए था और यह राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के मुकाबले के लिए था। बिहार में तो हमारा पहले से ही कांग्रेस से अलायंस है। तेजस्वी यादव की इस बयान को इस संदर्भ में देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के बाद बिहार में आरजेडी की भी कांग्रेस से दूरी बढ़ गई है। हालांकि सियासत के जानकार इसे बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों की हिस्सेदारी को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स से जोड़कर भी देख रहे हैं। वाराणसी के मुस्लिम इलाके में सुमार मदनपुरा क्षेत्र में पिछले दिनों में सामने आए एक तालाबंद मंदिर का दरवाजा अब खोल दिया गया है। मंदिर का दरवाजा खुलने के साथ ही मंदिर में महादेव के शिवलिंग की पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। बुधवार को प्रशासन की टीम ने भारी फोर्स के बीच मंदिर का ताला तोड़कर उसमें साफ सफाई भी शुरू करवाई तो महादेव का शिवलिंग सामने आया, जिसके बाद से हर हर महादेव के जयघोष से पूरा इलाका गूंज उठा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले देश भर के राजनेताओं की नजर राजधानी की सत्ता पर टिकी हुई है। वर्तमान में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी सरकार पर बीजेपी जमकर हमला बोल रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के कैसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली पर 10 साल से एक फ्रॉड कब्जा करके बैठा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के विकास से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में अब गोरखपुर को जल्द ही भजन संध्या का उपहार मिलने वाला है। राम जन्मभूमि अयोध्या और चित्रकूट के बाद गोरखपुर में भी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम लिमिटेड ने 13.69 करोड़ रुपए की लागत से इस भजन संध्या का प्रस्ताव तैयार किया है। गोरखपुर के ग्राम जंगल बेनी माधो में 3000 वर्ग मीटर भूमि पर बनने वाला यह स्तर 1014 श्रद्धालुओं की क्षमता वाला होगा। इसमें करीब 34 कारों की पार्किंग की सुविधा भी दी जाएगी। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग चेंजिंग रूम और अत्याधुनिक टॉयलेट भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा वीआईपी मेहमानों और विशेष जरूरत वाले व्यक्तियों के लिए भी टॉयलेट ब्लॉक तैयार किए जाएंगे। भारत सरकार ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के वीजा को बढ़ाने का फैसला लिया है ताकि वो भारत में कानूनी तौर पर रह सकें। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने उनका पासपोर्ट भी रद्द कर दिया है। उसके बावजूद भारत ने यह कदम उठाया है। गृह मंत्रालय की इस कदम को बांग्लादेश सरकार के लिए एक अप्रत्यक्ष संदेश माना जा रहा है, जो कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही थी।
बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में यूनुस सरकार के गठन के बाद से बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में लगातार खटास नजर आ रही है। बांग्लादेश में भारत विरोधी शक्तियां अपनी ताकत बढ़ा रही हैं। वहां के नेता भारत विरोधी बयान भी दे रहे हैं। अब फिर बांग्लादेश ने भारत विरोधी तेवर दिखाए हैं। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजेपी के एक कमांडिंग ऑफिसर जेनाईदाह जिले में महेशपुर उपजिला में कोडालिया नदी के लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने का दावा किया है। इस इलाके पर अभी तक सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का कब्जा था। बीजीपी के दावे के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया है। दिल्ली बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के कई सदस्यों ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आप का दामन थाम लिया है। इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि आज मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि हमारे मंच पर जगत गुरु महामंडलेश्वर इतने संत महात्मा आए हुए हैं और हमारे सामने भी इतने सारे संत और पंडित बैठे हैं। आप सब लोगों को आज के इस कार्यक्रम में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। किस काम के लिए किसे तय करना है, मैं मानता हूं कि ये सब ऊपर वाला ही तय करता है, हम तो केवल निमित्त मात्र। इसरो के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त होने पर वी नारायण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मुझे सौंपी गई एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसरो ने 1969 से देश के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि हम कल स्पेसएक्स का आयोजन करने जा रहे हैं। ये चंद्रयान 4 और अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण के लिए भविष्य के मिशनों के लिए काफ़ी अहम प्रयोग है। फिर हम जीवन रॉकेट का निर्माण करने जा रहे हैं जो कि पहला मानव रहित रॉकेट होगा। बने रहिए डेली न्यूज अनुराग के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दोस्तों, ऐसे ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।